हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैसूर स्टेट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से मैसूर स्टेट अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान अपने रूल को कंटिन्यू करेंगे और इनके सामने ब्रिटिशर्स 4 वॉर करेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर, जहां हम देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैसूर स्टेट के बारे में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे मैसूर स्टेट अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा। फिर हम जानेंगे कि कैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान यहाँ पे मैसूर स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और वो ब्रिटिशर्स के सामने 4 एंग्लो मैसूर वॉर करेंगे, जहाँ पे हमें फर्स्ट एंग्लो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलती है। उनके क्या रीजंस रहे, किस तरीके से वो कंक्लूड की गई, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं मैसूर स्टेट के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं कि मैसूर स्टेट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो हमें ये देखने को मिलता है डीप साउथ में। कहाँ पे देखने को मिलता है? डीप साउथ में। देखो, एक बार हम इनके कंटेम्प्ररी कौन कौन से स्टेट्स हैं उनको मेंशन करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ठीक है, देखो हमें इनके कंटेम्प्ररी कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि यहां वाला रीजन है, यहां पे हमें मराठास देखने को मिलते हैं। मराठा। अगर हम बात करते इधर तो हमें यहां पे निजाम्स देखने को मिलते हैं। निजाम मतलब हैदराबाद। अगर हम बात करें यहां पे तो हमें कर्नाटक देखने को मिलता है, कर्नाटक स्टेट। हम यहां पे बात करते हैं तो हम देखते हैं यहां पे मैसूर स्टेट है और नीचे यहां त्रावणकोर है। त्रावणकोर कुछ इस तरीके से समझिएगा, आपके दिमाग में रफली थोड़ा सा मैपिंग का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके की लोकेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो हमारे दिमाग में आ रही है कि मैसूर स्टेट, जिसको ब्रिटिशर्स चाह रहे हैं कि हम इस पार्ट को जीते, तो इनकी नजर पड़ी कैसे, कि ब्रिटिशर्स को ऐसा क्यों लगा कि हमें मैसूर स्टेट को अपने कंट्रोल में लाना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन है कर्नाटक वॉर। क्या रीजन है इसके पीछे? कर्नाटक वॉर। जहां पे जब ब्रिटिशर्स कर्नाटक पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए बैठे हुए हैं, यहां पे अपना कंट्रोल करने के लिए आए हुए हैं, जहां कर्नाटक फर्स्ट, कर्नाटक सेकंड और थर्ड देखने को मिलता है, इस टाइम पे इन्होंने देखा कि मैसूर स्टेट है जो इमर्ज हो रहा है, जो निकल के आ रहा है। और यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है हैदर अली, वो यहाँ से एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैसूर और कर्नाटक दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। और यहाँ से मैसूर में ये अपने आप को, जो हैदर अली है, वो एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को मिलता है कि हमें इसे रोकना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, इसीलिए हमें मैसूर स्टेट को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो मैसूर स्टेट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैसूर स्टेट आया कहां से, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, पहले हमें ये जानना है, ये समझना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? चलो, जहां हमें मैसूर स्टेट देखने को मिलता है, पहले हम अगर इसके बैकग्राउंड को देखें तो हमें यहां पे मेडिवियल टाइम में एक स्टेट देखने को मिलता है जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर। पहले जहां पे ये मैसूर स्टेट है, इस वाले पार्ट में मैसूर की जगह पे जहां विजयनगर एम्पायर होता था पूरा। ठीक है, अब किसी भी एम्पायर को चलाना है तो डेफिनेट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गवर्नर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे गवर्न करने वाले कुछ गवर्नर्स होते थे जो अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में छोटी छोटी टेरिटरी दे रखी है कि भाई आप इस एरिया को, इस पार्ट को आप संभालिए, इस पार्ट को आप संभालिए। तो वहां पे उन गवर्नर्स को नायक बोला जाता है, वो उनको संभालने लग रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर 1665, इस पीरियड में जाके विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन में चले जाते हैं। जहां पे हम देखते हैं तालीकोटा की लड़ाई होती है और उसमें ये डिक्लाइन में चले जाएंगे। पॉइंट क्लियर है? जब विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन में जाएगा तो जो ये गवर्नर्स बैठे हैं,
क्या ये अभी भी ये कहेंगे कि हम विजयनगर एम्पायर के ही लोग हैं? नहीं, इनके हाथ में जो टेरिटरी दे रखी है ये वहां से अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलना शुरू करेंगे, और इंडिपेंडेंट बोलना शुरू करेंगे तो ये जो गवर्नर्स हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो जब ये इंडिपेंडेंट होंगे तो यहां से निकल के आया हमारे पास में मैसूर स्टेट। ठीक है, यहां पे भी मैसूर में यहां एक गवर्नर हुआ करते थे वडियार करके, वडियारों के एक लोग बंदे थे जिसका नाम था वेंकट टू। वडियार डायनेस्टी है और इनका एक बंदा है जिसका नाम है वेंकट टू, जो कि यहां पे एज ए गवर्नर बैठा हुआ है। इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और यहां से स्टैब्लिश करता है वडियार डायनेस्टी इन मैसूर स्टेट। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है। तो इस रीजन में डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है जिसका नाम है वडियार डायनेस्टी। क्लियर? पॉइंट क्लियर। अब ऐसे धीरे धीरे देखो, अगर हम वडियारों की बात करें तो हम अगर अब जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें यहां पे वडियार ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार में आए। वडियारों को हम अलग अलग डिफरेंट फेज में देखते हैं। वडियार पहले विजयनगर एम्पायर होता था, उसकी जगह पे वडियार आएंगे। अब वडियार को रिप्लेस करेंगे और यहां पे हैदर अली आएगा और टीपू सुल्तान आएंगे। हैदर अली एंड टीपू आएंगे, इनको रिप्लेस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से, और इनकी जगह पे वापस से वडियार को बिठा दिया जाएगा कि भाई आप दोबारा से आप अपने एरिया को पकड़िए, आपसे इन्होंने छीना था, अब आप वापस से आइए। इनको बिठाया जाएगा। क्यों बिठाया जाएगा वो हम आगे चल के देखेंगे। फिर वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी कि नहीं, वडियार हटाइए इन्हें, हम वापस से अपने आप को रूल को इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ बैठेंगे। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वापस से कंट्रोल छोड़ेगी और वापस वडियार आएंगे जो 1947 तक बैठे रहेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वडियार एक बार आए फिर उसके बाद पूरी तरीके से खत्म हो गए, नहीं, वो फिर आएंगे, फिर डूबेंगे, फिर आएंगे। इस तरीके का पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ऐसा ही फेज हमें देखने को मिलता है। वडियार में एक रूलर आए जिनका नाम है चिक्का कृष्ण राज। यहां पे मेंशन करते हैं दोबारा से, यहां एक रूलर आते हैं जिनका नाम है चिक्का कृष्ण राज। ठीक है, कहां पे आ रहे हैं? वडियार डायनेस्टी में। सारी चीजें एक स्टोरी की तरीके से आप उसी तरीके से समझिएगा। चिक्का कृष्ण राज जो कि रूल करेंगे 1734 टू 66 इस पीरियड में। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से सुनना और समझना। ये जो बंदा है ये वीक है, उतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है इसके नीचे या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी लोग होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील करेंगे अपने आप को। एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करना है तो जो भी रूलर यहाँ पे, जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि क्योंकि रूलर वीक है, आप जैसे चलाना चाहोगे वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में दो लोग हैं। एक बंदा है जो रिवेन्यू को संभाल रहा है, रिवेन्यू ऑफिशियल है, जिसका नाम है नंजराज। एक बंदा है जो आर्मी को संभाल रहा है, जिसका नाम है देवराज। क्या नाम है? देवराज। ठीक है, ये इन पार्ट को कैप्चर करके बैठे, एडमिनिस्ट्रेशन के ये पार्ट संभाल रहे हैं। तो ऑब्वियस है क्योंकि रूलर अब वीक है तो जो ये कहेंगे, जैसा ये कहेंगे वैसा ही सब कुछ यहां चलेगा। ये पूरा फायदा उठा रहे इस चीज का। यही सब चीज देखते हुए इसी की आर्मी में एक बंदा आता है जिसका नाम है हैदर अली, जो कि आर्मी का पार्ट है। आर्मी में भर्ती होता है किसके टाइम में? देवराज के टाइम में। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है। तो हैदर अली जिसको बोला गया कि भाई आप घोड़ों को संभालिए, इनकी देखरेख कीजिए, आप इनको संभालने का काम अब इनका है। ठीक है, कोई बात नहीं है। हैदर अली, इसकी क्या खास बात थी? ये बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा है, पहली चीज। दूसरा, इसमें कैपेबिलिटी बहुत है। किस तरीके की? ये रूल करने की टेंडेंसी रखता है। इसके पास में वो एबिलिटी है कि कैसे रूल कैप्चर करना है, उन चीज़ों को समझने की और जानने की इसमें कैपेबिलिटी है।
ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये आर्मी में भर्ती होता है, फिर धीरे धीरे जब देवराज की मृत्यु होती है तो उसके बाद ये इसको रिप्लेस करके खुद कमांडर बनता है। ठीक है। फिर इसने देखा नंजराज जो रिवेन्यू का कलेक्शन है, रिवेन्यू कलेक्शन है उसको सारे को यही संभाल रहे हैं, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको ओवरथ्रोन किया गया। ठीक है। तो पूरा पार्ट अपने कंट्रोल में लेके आता है। उधर ये क्या देख रहे हैं, चिक्का कृष्णराज ये भी वीक है, तो इसको हटाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं हैदर अली, हैदर अली कहां पे स्टेब्लिश कर लेता है अपने आप को, मैसूर स्टेट में, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पार्ट, पूरा सिस्टम मैसूर का अपने कंट्रोल में ले आया। ठीक है। अब इसने क्या देखा हुआ है, इसने देखा है कि भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, जब आप किसी स्टेट को चलाना चाहते हो तो आपको स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्ट्रांग होने के लिए आपको मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है। जब आप मिलिट्री के थ्रू और आप इकोनॉमिकली जब स्ट्रांग हो गए तो आपके सामने हर कोई आके झुकने की कोशिश करेगा। पॉइंट क्लियर है। यही चीज हैदर अली देखता है कि मिलिट्रीली किसकी हेल्प ली जाए, तो उसके लिए इसने देखा कौन, बगल में बैठे फ्रेंच। अब इसको फ्रेंच ही क्यों नजर आए, क्योंकि फ्रेंच इसलिए नजर आते हैं इसको क्योंकि सबसे पहली चीज तो जो सबसे ज्यादा जो मार खा के बैठे हैं वो फ्रेंच ही है। उन्होंने 1760 में वॉन्डेवोस किए जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी से वो हार चुके हैं। ठीक है। तो वो फ्रेंच को देखते हैं कि भाई हमें इनकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इनके पास में अच्छे आर्टिलरी है, इनके पास में अच्छे हथियार है, तो मुझे इनकी हेल्प लेनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। तो ये इनकी हेल्प लेके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ में अपने बेटे को जो जिसका नाम है टीपू सुल्तान, उसको भी साथ में ट्रेनिंग देता है, आर्मी को ट्रेनिंग करवाता है कि आप किस तरीके से लड़ाई लड़ सकते हो, किस तरीके से आप एक साथ होके, ठीक है, और डिसिप्लिन में कैसे लड़ाई कर सकते हो, इनके बारे में ट्रेनिंग ये फ्रेंच से दिलवाता है। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना और समझना ये तो है इस्टेब्लिशमेंट, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो एक्सपेंड करना पड़ेगा, पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा, रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंशन के लिए इसको बाहर जाना पड़ेगा। यही चीज ये देख रहे हैं कर्नाटक की तरफ कि भाई इसके बगल में बैठा कर्नाटक, तो उधर एक्सपेंशन कर सकते हैं हम। इस वजह से इसकी नजर पड़ती है, इस पे नजर पड़ती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, या हम बात करें ब्रिटिशर्स की। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके सामने जो सबसे बड़े चैलेंज थे वो क्या क्या है, चैलेंजेस समझिएगा आप। चैलेंजेस ये है, पहला चैलेंज तो है इसके सामने मराठा। मराठा ये क्यों चैलेंज है भाई? देखो, मराठा इसके सामने चैलेंज इसलिए है क्योंकि मराठास जो 1761, जब हम बात करते हैं 1761 की, इस टाइम में होता है पानीपत थर्ड, और इस टाइम पे जो मार पड़ी है पानीपत थर्ड में मराठास को, वहां से हम देखते हैं कि मराठास पूरी तरीके से टूट गए। और इस चीज की खुशी किसको सबसे ज्यादा होती है? हैदर अली को। क्यों होती है? क्योंकि भाई मराठास जो कि क्या करते थे, किसी भी एरिया में जाते थे, वहां रेड करते थे, वहां से लूटपाट करते थे, वहां से पैसा कलेक्ट करते थे एज ए टैक्स, और फिर लेके वो भाग जाते थे वापस। ठीक है, जैसे इनको ये था कि पानीपत थर्ड हुआ है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया मराठास को, तो खुशी हो रही है, मराठास तो गए। लेकिन अब 1766 में क्या हो रहा है, मराठास दोबारा से अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, दोबारा से उभार के ला रहे हैं। इनको चाहिए पैसा, ध्यान से सुनना। अब मराठास इनको चाहिए पैसा, मेन चीज ये है, क्योंकि इनको दोबारा से रिवाइव करने हैं, दोबारा से एरिया को कैप्चर करने हैं। पॉइंट क्लियर है? तो पहला तो इनके सामने चैलेंज है मराठास। दूसरा इनके सामने चैलेंज है हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद क्यों? क्योंकि भाई हैदराबाद में बैठा है सलाबत जंग,
सलाबत जंग, जो कि पपेट है ईस्ट इंडिया कंपनी का। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो अगर यदि हम यहां पे देखें, इसके सामने जो चैलेंज हैं, इन सभी को एक साथ मेंशन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या चलेगा। देखो, एक तो है मराठा, पहला पॉइंट समझिएगा। अब समझना और ध्यान से सुनना। हम यहां पे लिखते फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। क्या कहानी बनेगी, क्या पॉइंट बनेंगे, क्या रीजंस बनेंगे, उनको समझते हैं और जानते हैं। देखो, मराठास जो इनके सामने चैलेंज है, दूसरा हमारे सामने हैदराबाद, हैदराबाद जो कि पपेट है किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तीसरा खुद ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक वाले रीजन में बैठी है, जो कि कर्नाटक में ही है। आप यहां पे कर्नाटक लिख सकते हो या ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ही बात है। ये चार लोग इसके सामने प्रॉब्लम है, चारों के चारों प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है समझना और सुनना ध्यान से। मराठास तो प्रॉब्लम है ही। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यहां हैदर अली नाम का बंदा है जो एक्सपेंशन करने की कोशिश करेगा। ये कोशिश करेगा कि कैसे भी करके अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करो और अपने रिसोर्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि हेल्प ले रहे हैं फ्रेंच की इंप्रूव करने में, क्योंकि ये जो इसकी आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इसके पास में खुद के तोप है, इसके पास में खुद के गोले बारूद है, तो ऑब्वियस है कि ये स्ट्रॉन्ग तो है ही। तो इसको डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर इसने एक्सपेंशन कर लिया, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, क्योंकि फिर इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। मराठाज है वो तो खुद टूटे हुए हैं, निज़ाम है वो खुद कर नहीं सकता क्योंकि उसको तो खुद हमने बनाया है। तो फिर इस एरिया पे इसके लिए कैप्चर करना बहुत आसान होगा, ये किसी के दबाव में नहीं आएगा फिर। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही है कि अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम इस एरिया को, मैसूर को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? यही रीजन बनता है हमारे पास में एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, ठीक है। क्या होता है देखो, अब कहानी को समझना। मान लो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, ए बी सी और डी। मान लो ये चार दोस्त हैं, इन चारों ने प्लान किया कि भाई ये काम करते हैं, हम कहीं एक ट्रिप पे चलते हैं, घूमने चलते हैं कहीं पे। बोले हाँ भाई ठीक है चलते हैं, बहुत बढ़िया यार, तेरा प्लान तो बहुत अच्छा है, हम वहाँ घूमने जाएंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, बहुत अच्छा। चारों खुश हुए, बोले हाँ ठीक है, तैयारी कर लो, हम घूमने जाएंगे। ठीक है, चारों निकल लिए। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। चारों के चारों को बोल दिया कि भाई हम घूमने जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्लानिंग किसकी है? मान लो एक ही प्लानिंग है। इसने किसी ने यही नहीं पूछा कि कब निकलना है, कहाँ पे निकलना है, कैसे चलना है, ट्रेन से चलेंगे, बस से चलेंगे, कितने बजे वहां पहुंचना है, ये कोई प्लानिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में कम्युनिकेशन का एक लैकिंग है ना, कि इनमें कम्युनिकेशन ढंग से हुआ ही नहीं, बातें कुछ हुई नहीं ढंग से। इस तरीके की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ये पॉइंट हमारे पास कुछ ऐसा यहां देखने को मिलता है। यहां पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमें मैसूर को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैसूर को कंट्रोल करना है तो उसके लिए जो टूटे हुए हैं ना, इन्हीं को मिला लेते, इन्हीं को पकड़ते और सभी मिलकर अटैक करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई मराठास के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई हैदराबाद के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कर्नाटक में बैठी है, कर्नाटक में पहुंच गए कि भाई हाँ, हम मिलके, चारों लोग मिलके, और हम हैदर अली पे अटैक करेंगे, हैदर अली पे अटैक करेंगे। बोले हाँ ठीक है। बोले देखो मराठास, आपको टेरिटरी पे कैप्चर करना है, आपको पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, सब मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगी आपको, आप हमारी हेल्प कीजिए और चारों मिलके अटैक करेंगे हैदर अली पे। बस ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दी, हम चारों मिलेंगे, चारों एक ग्रुप बनाएंगे और अटैक करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली पे। पॉइंट क्लियर हो गया?
बोले हाँ 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 चलो 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 अटैक करेंगे, चलो अटैक करेंगे, ये थॉट प्रोसेस लेके चल पड़ते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई आखिर कब अटैक तो करेंगे, लेकिन कब और कहाँ से अटैक करेंगे और कैसे अटैक करेंगे। यहां हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी होकर वेट कर रही है, हैदराबाद आने वाला है। उधर वेट कर रहे हैं कि मराठास आने वाले हैं, अटैक कर रहे हैं। इधर धीरे धीरे पहुंच रहे मराठास, बोले चलो मारो चलो मारो, इस तरीके के। हैदर अली शुरू में डिफीट होना शुरू होता है कि यार ये लोग क्यों आ रहे हैं, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं, मराठास निकल के आ रहे हैं हैदराबाद, कहाँ से, क्यों, हमारी इससे क्या दुश्मनी है। फिर इसको धीरे धीरे समझ में आता है हैदर अली को कि भाई यहाँ एक्चुअल में इन चारों ने मिलकर ग्रुप बना रखा है और ये फिर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे अगर यदि ये लड़ाई लड़नी है 1766 से शुरू होती है और 69 तक ये वॉर चलती है, तो हैदर अली बहुत अच्छा डिप्लोमेट है। ठीक है, हैदर अली एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट है। तो इसको जब ये छोटी बातें जब समझ आती है कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं और किस वजह से आ रहे हैं, तो इसने कहा कि मुझे पहले इस ग्रुप को तोड़ना पड़ेगा, इनको वीक बनाना पड़ेगा, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि आखिर ये मराठास और ये हैदराबाद क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हैदर अली ने डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेसी, अगर मैं बात करूँ डिप्लोमेसी का यूज़ करना शुरू किया। ये पहुंच गया मराठास के पास सॉरी, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। मराठास के पास आया, भाई एक बात बताओ, आप हमारे ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हो। बोले हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं। बोले हाँ वो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताइए, आप अटैक करना क्यों चाहते हो। आपको पैसा चाहिए ना। आप खुद देखो, अभी 1761 में आपके साथ पानीपत की 3rd बैटल हुई है, आप खुद डिक्लाइन में जा चुके हो, आप रिवाइव करना चाह रहे हो, अपने आप को उभार के लाना चाह रहे हो, आप फिर भी लड़ाई करना चाह रहे हो। आपको पैसा चाहिए ना, आप सिर्फ पैसे के लिए तो लड़ाई कर रहे हो। मेन मोटो तो आपका पैसा ही है, पैसा चाहिए हम देते हैं आपको, लोग मैंने अभी दिया आपको पैसा, आप सिर्फ पैसे के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करोगे, ये तो गलत बात है। बोले यार हाँ तुमने तो सही बात बोली, हम तो पैसे के लिए लड़ाई कर रहे थे, तुमने पैसे दे दिए, चलो हम तो चलते वापस। मराठास वापस लौट लिए, भाई हम ना करेंगे लड़ाई, करने दो जिसको करना है वो। फिर ये पहुंचे हैदराबाद के पास। हैदराबाद से बोले भाई एक बात बताओ यार, आप तो हमारे पड़ोसी हो, आप तो हमारे पड़ोसी हो, आप क्यों लड़ाई करने आ रहे हो। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा हमें। बोले ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भेजा है वो ठीक है, लेकिन क्यों आप, मैं मानता हूं, हैदर अली क्या बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि कर्नाटक आपका रीजन होता था। भाई एक बात बता, कर्नाटक तो तेरा ही रीजन था और तुझसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया और तू फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट कर रहा है। अब ये तो इसकी बात को दुखती रग एक तरीके से होता है ना, कि उसको पिंच करना कि भाई कर्नाटक तो मेरा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई, तो क्या करूं मैं। बोले तेरे को टेरिटरी चाहिए ना, तेरा मेन मोटिव क्या है कि टेरिटरी, और वो कर्नाटक वाली, तेरे को तो ये चाहिए, तो तू इसके बारे में सोचना, तेरे को क्या मतलब है कि क्या चल रहा है, क्या होना है, कैसे होना है। टेरिटरी चाहिए, मैं देता हूँ, मुझे लड़ाई कर रहे थे, टेंशन मत ले, मैं जीतूंगा, तेरे को टेरिटरी दूंगा, कर्नाटक वाले जो रीजन है वो तेरे को दूंगा। ठीक है, इन दोनों को ये भी धीरे धीरे वापस हो लिया कि भाई मुझे ना करना कुछ भी, मैं नहीं लड़ रहा तेरे साथ में, तू मेरे को टेरिटरी देगा, मेरे को टेरिटरी चाहिए, बात खत्म, वापस हो लेता है। मतलब इस तरीके से हम देखते हैं मराठास भी कट हो गए, हैदराबाद भी कट हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी खड़ी होकर वेट कर रही है, आने वाले हैं मराठास, आने वाले हैं, उधर हमारे पास में हैदराबाद आने वाला है, वेट कर रहे हैं। इधर से हैदर अली लेके आता है तौप और इनके जो सेंट जॉर्ज करके जो इनका फोर्ट है उसके ऊपर अटैक करता है और पूरी तरीके से कर्नाटक में तहस नहस, सब कुछ तहस नहस कर देता है। पॉइंट समझ में आया, मार दो, काट दो, पूरी तरह से बर्बाद। अब ये चीज़ देख के ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया
कि पीछे से गेम हो चुका है, गेम पलट चुका है पूरा। जो सोच हम लेके आए थे हैदर अली को हराने, चारों का हम ग्रुप मिले थे, अब वो ग्रुप है ही नहीं, टूट चुका है। तो कुछ ऐसा करो कि जहां से हम बच सके। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मगरमच्छ के आंसू रोना शुरू करती है कि भाई, क्योंकि ऑब्वियस है कि मरते बंदे को अपनी जान बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईस्ट इंडिया कंपनी इस मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब भी ये लगा कि वो हार रहे हैं तो टिका दो, ठीक है, जब मौका मिलेगा वापस रीअटैक कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर मौका नहीं है तो अपने आप को बस अभी फ़िलहाल के लिए भाग के निकलना है यहाँ से। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि हैदर अली 69 में इस लड़ाई को रोकते हैं, जहाँ पे शुरू में ये हार रहे थे, बाद में इन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ किया और दोबारा से अपने आप को जिताते हैं। तो यहाँ से इस लड़ाई का एंड होता है जिसको हम बोलते हैं मैसूर की ट्रीटी ऑफ मद्रास। यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। पॉइंट क्लियर है? ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। और यहाँ पे इस ट्रीटी में ईस्ट इंडिया कंपनी घुटनों के बल बैठी है, घुटनों पे बैठी है कि भाई गलती हो गई हमसे यार, हम आपको गलत समझ बैठे, हमें लगा कि यार नहीं, हैदर अली तो कुछ बड़ा करने वाला है, कुछ इस तरीके से करने वाला है, इन्होंने हमें भड़काया था इसलिए हम आप पे अटैक करने आए, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आगे से हम ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। और हम बहुत अच्छे BFF है, BFF मतलब बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हम हमेशा साथ चलेंगे, एक दूसरे के साथ में कदम से कदम मिला के चलेंगे, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। इस तरीके के बड़े बड़े वादे करके इस ट्रीटी को एंड किया गया, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ मद्रास। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमारे पास में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कैसे होती है, क्यों होती है, आपको पूरा रीजन समझ आ गया होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, कि हम उसकी कंडीशन देखते हैं कि क्या होती है। 1769 में फर्स्ट बैटल होती है, सेकंड बैटल होती है 1780 में। ध्यान दो तो हमें देखने को मिलेगा 11 साल का गैप यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसके बीच में। आखिर क्यों, क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर देखने को मिलेगी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक आपको पूरी स्टोरी क्लियर है? पूरी स्टोरी क्लियर है? ठीक है। यहां हम क्या देखते हैं 1769 में ये जीत चुके हैं। अब क्या हो रहा है, यहां पे मराठास ये धीरे धीरे रिवाइव कर रहे हैं, और रिवाइव भी मतलब दोबारा से एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, दोबारा से अपने आप को ग्रो करके ला रहे हैं। 72 में हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से अपने आप को ग्रो करके लेके आए। इन्होंने शाह आलम जो सेंटर का जो रूलर है, वो अवध में बैठा हुआ था, उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं कि भाई तू सेंटर का बंदा है, तू राजा है, राजा शेर है तू, और तू अवध में भाग के बैठा है, चल तू यहाँ बैठ। तो हम इस तरीके की स्टोरी देखते हैं। तो ये रिवाइव कर चुके हैं दोबारा से, ये दोबारा से अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। अब एक्सपेंशन का डर देखते हुए मैसूर में हैदर अली बैठा है कि यार अगर ये मराठास इसी तरीके से एक्सपेंड करते रहे तो हमें इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और साथ में ट्रीटी को आजमाने का भी टाइम आ गया कि ब्रिटिशर्स ने बोला था ना कि भाई मैं हमेशा के लिए आपका दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर रहेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पे इस ट्रीटी को आजमाने का वक्त आ गया है। तो चलो एक काम करते हैं, ट्रीटी को आजमाते हैं। तो इसने हैदर अली ने कॉल किया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि भाई ज़रूरत आ गई, जल्दी आ जा, बंदे लेके आ जा जल्दी से, मराठाज हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मराठाज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वही सेम सिचुएशन समझना ज़रा, आप अपने दोस्त को कॉल करो कि भाई थोड़ी देर के लिए नीचे आ जा, चल बाहर घूम के आते हैं, थोड़ी देर पार्क में घूम के आएंगे, इस तरीके से बाहर खेलने चलते हैं। और फिर वो फ़ोन पे ये कहते हैं आराम से चुपके से, अभी नहीं आ सकता, पापा घर पे हैं, आपसे बाद में बात करता हूँ। सिचुएशन है वैसा ही यहाँ होते हैं। हैदर अली जिसको ये था कि एक बार आजमा के देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सच बोल रही है, क्या वो आ सकती है हमारे साथ में।
तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में देखते हैं और उन्होंने बोला कि मराठाज हम पे अटैक कर रहे हैं तो हमारी हेल्प कीजिए, हमारे साथ आइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से मना कर दिया। तो हैदर अली पूरी तरीके से समझ गए आप ईस्ट इंडिया कंपनी से उम्मीद ना रखें, आप ये मत सोच के बैठे रहिए कि कल को ज़रूरत पड़ेगी और उस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी हेल्प करने के लिए आएगी। इसीलिए हमारे पास देखने को मिलता है धीरे धीरे यहाँ से निमट लेते हैं, ये सारी प्रोसेस हो चुकी होती है। 1775 में एक अच्छी खबर मिलती है किसको, हैदर अली को, कि एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गई है। एंग्लो मराठा वॉर मतलब मराठास के साथ में ब्रिटिशर्स लड़ने शुरू कर चुके हैं, यहाँ से एक वॉर हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पे हैदर अली इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि अब मेरे को मौका है, अब मेरे को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसने फ्रेंच से कांटेक्ट करना शुरू किया कि आप आओ, आप मराठास को बैकिंग करिए, मराठास को सपोर्ट करो, हमारे को सपोर्ट करो। क्योंकि फ्रेंच तो बैठे हैं, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि वो वॉन्डी वॉर्स में हार चुके हैं, ब्रिटिशर्स से हार चुके हैं, तो वो डायरेक्टली तो लड़ाई कर नहीं सकते। तो वो यहाँ से फ्रेंच को बोला कि आप बैकिंग कीजिए मराठास को, उनको आर्टिलरी भेजना शुरू कीजिए, उनको सपोर्ट करना शुरू कीजिए, साथ में हम भी यहाँ से मराठास की हेल्प करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिशर्स हैं इनको यहाँ से भगाना है, निकालना है, कुछ भी करना है, इस तरीके का काम करना है, इनकी बैंड बजानी हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं 1775 में ये सारे के सारे लोग मिल जाते हैं मराठास के साथ में, और मराठास को जब ये सपोर्ट मिलते हैं तो जहाँ से मराठास स्ट्रॉन्ग होके आते हैं 1780 तक हम कुछ ऐसा देखते हैं कि ब्रिटिशर्स हारना शुरू कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया कि भाई गेम हो चुका है, यहाँ से हमारे सामने एक ही ऑप्शन है कि कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे एक टाइम के लिए मराठास को तो रोका जाए और इधर हम मैसूर जो स्टेट निकल के आ रहे हैं हमें इसको सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि सारा गेम जो खेलने वाला है वो मैसूर है, हमें इसको रोकना है, पहले इसको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ठीक है, मराठास इनको तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि ये तो टूटे हुए हैं, ये तो टूटे हुए ही हैं, इनको तो हम बाद में देखते रहेंगे। मेन काम हमारा होगा मैसूर पे कंट्रोल करना। इन्होंने क्या किया 1780 में हमारे पास में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, यहाँ से शुरू होती है। इन्होंने मराठा से कहा कि देखो भाई आप क्यों ज़बरदस्ती आ रहे हो इसमें मराठास भी हैं, हैदराबाद के निज़ाम्स भी है, वो भी सारे के सारे इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको बोला कि भाई आप क्यों आ रहे हो इस लड़ाई के बीच में। बोले कि हमें नहीं चाहिए कुछ भी। 1782 में इन्होंने कहा कि हमें मराठास वाले जो टॉपिक है इस टॉपिक को थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा ताकि हम मैसूर को कंट्रोल कर पाए। तो इन्होंने 1782 में एक ट्रीटी कर ली जिसका नाम है सालबाई ट्रीटी, जो कि किसके साथ में है, मराठास के साथ में। और इनको बोल दिया कि भाई हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, हम नहीं चाहते कि यार आपके साथ में किसी तरीके का कोई भी लड़ाई करे, पर ये बस गलती से हो जाता है, निकल जाती है लड़ाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है आपके साथ में लड़ाई करने का, हम खुद पीस चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें इनके साथ में बोली गई ताकि ये मैसूर को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो 1784 तक हमें देखने को मिलेगा इनकी सेकेंड बैटल चलती है 1780 to 84 एंग्लो मैसूर वॉर। इस पीरियड में क्या होगा 1782 के नवंबर दिसंबर के पास जाते जाते नवंबर दिसंबर में हैदर अली की डेथ हो जाती है। ठीक है, हैदर अली की डेथ हो जाती है। इस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा गेम चेंज यहीं पे आता है, क्योंकि कमांडर जो आर्मी का कमांडर है वो ही मर गया, तो आर्मी डिमोटिवेट हो जाएगी कि भाई ये क्या हुआ, हमारा कमांडर ही नहीं है तो हम किसके भरोसे लड़े। ठीक है, इसी चीज के लिए यहां से निकल के आते हैं टीपू सुल्तान, जो कि इनके बेटे, जिनको ये था कि अब फादर नहीं रहे, संभालना मेरे को ही पड़ेगा, आर्मी को अगर मेरे को मोटिवेट रखना है तो मुझे आगे चलना पड़ेगा।
मुझे लीड करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस पे। तो इसके लिए वो कुछ टाइम तो इसको खींचते हैं, फिर उसको लगा कि भाई देखो अभी फिलहाल के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ टाइम के लिए रोकना चाहिए अपने आप को, बाद में हम देखेंगे जो होगा, जो जैसे भी होगा वो आगे कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ टाइम के लिए इसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी भी टूट चुकी है, फादर थे, क्योंकि पूरे का पूरा सारा माहौल ऐसा गमगीन हो रखा है, आपको संभालना पड़ेगा पहले अपने आप को, ठीक है। तो इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो उसके लिए पहले हमें ये लड़ाई, जो बैटल है, ये जो वॉर है, इसे रोकना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने 1784 में एक ट्रीटी की, और उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। किसके साथ में की? ब्रिटिशर्स के साथ। और इसमें बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, आगे से आप और हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में नहीं बोलेंगे, ठीक है। क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कोई बात नहीं है, जैसे हुआ सब पे पानी डालते हैं, ठीक है। गलती हो गई, एक दूसरे के साथ में हमने अटैक करने की कोशिश की, क्यों किया, जाने दो, भाड़ में जाने दो। अब हम एक काम करते हैं, शांति से रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमें रहने दो। मतलब बातें इस तरीके से बोली गई, पीस की बातें की गई इसमें, ठीक है। पॉइंट क्लियर। इस टाइम पे क्या चल रहा है, वॉरेन हेस्टिंग है यहाँ पे। ये जो गेम है ये भी ध्यान से समझना आप। वॉरेन हेस्टिंग इस टाइम पर एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो ये देख चुके, ये ट्रीटी करवाने वाले, जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है, ये करवाने वाले वॉरेन हेस्टिंग ही थे, ठीक है। इन्होंने ये सब चीजें की, इनके अगेंस्ट हमारे पास में केस चल रहा है। ब्रिटिशर्स क्यों माने, पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना अब दिमाग में कि आखिर ब्रिटिशर्स क्यों माने। वो तो कहते हैं कि भाई ऐसा भी तो कर सकते थे ना, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम चाहते हो ना पीस, हम तो नहीं चाहते, हम तो आपको सेटल करवाएंगे, लो भाई मारो इनको, ऐसा भी तो हो सकता था। ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी क्यों की, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन क्या था, वॉरेन हेस्टिंग, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आया था 1773 में, ये 1784 तक रहता है। इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि इसने किसी को भी ये इतना पावरफुल समझने लग गया था कि कब वॉर करना है, कब ट्रीटी करनी है, किससे वॉर करना है, किससे ट्रीटी करनी है, ये सब चीजें खुद डिसाइड कर रहे हैं। ये कह रहा है सबसे बड़ा मैं हूं, सबसे सुप्रीम मैं हूं। इसीलिए 1781 में एक एक्ट आया, 1784 में वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल दिया गया था कि अगर आपको किसी भी तरीके की वॉर करनी है या कोई ट्रीटी करनी है तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटेन पार्लियामेंट में, और फिर उसके बाद में आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग किसी को अपने ऊपर समझ ही नहीं रहा है, इसीलिए इसने इतना रायता फैला दिया यहाँ पे। इसी चीज के लिए हमारे पास 1784 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, ताकि कुछ कंट्रोल किया जा सके, यहां चीजों को संभाला जा सके। और यहां से हमारे पास में सेकंड बंदे आते हैं जिसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक करके, सॉरी कॉर्नवालिस, सेकंड आते हैं हमारे पास में लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेंटिक बाद में आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। तो सेकंड हमारे पास में गवर्नर जनरल बन के आएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो यहां पे आके रूल करना शुरू करेंगे एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पॉइंट क्लियर है। तो इसीलिए हमारे पास होता है कि इन चीजों को सेटल किया जाए अभी थोड़े टाइम के लिए, ताकि यहां की चीजों को संभाल सके। नया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ रहा है, वो इन चीजों को समझ पाए कि यहां क्या चल रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। ये ट्रीटी यहां पे हो रही है। कॉर्नवालिस कौन है, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे, इनके बारे में कि कॉर्नवालिस क्या है, हेस्टिंग क्या है, वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें हम देखते हैं। कॉर्नवालिस कौन है, ये बंदा एक्चुअल में जब अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है 1776 में, तो वहाँ से मार खा के आया हुआ है, ठीक है। ये वहाँ पे अपॉइंटेड था, तो वहाँ से मार खा के आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, मुझे बदला लेना है, मुझे प्रूव करना है कि मैं कमजोर नहीं हूं,
तो वो सारी चीजें ये यहाँ पे थोपने की कोशिश करेगा, यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, वो हम देखते हैं अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर समझना, ये होगा 1792 में। अब चीज देखो जरा, 8-9 साल लग जाएंगे दोबारा से एक दूसरे के सामने लड़ाई करने के लिए आने में। क्यों? क्योंकि इस टाइम में पहली चीज तो जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो कॉर्नवालिस है, ये बिजी है किस चीज में? ये बिजी है जो वॉरेन हेस्टिंग रायता फैला के जा रहा है, यहाँ पे जो कांड करके जा रहा है, जो करप्शन करके जा रहा है, जो इसने ट्रीटीज कर रखी है, जो वॉर कर रखे हैं, उन चीजों को समझने में ये उस चीज में बिजी चल रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर यदि टीपू सुल्तान की, तो ये अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं। रिवाइव करने का मतलब मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इसको टाइम मिला, इसको इकोनॉमिकली देखने को मिल रहा है कि भाई मेरे को अपनी इकोनॉमी को सुधारना है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनना है अपने आप में। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और उसने खूब ट्रेनिंग ली, अच्छे अच्छे इसने रिसोर्सेज कलेक्ट किए, इसने अच्छे अच्छे हथियार कलेक्ट किए, वेपन्स कलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से हम देखते हैं टीपू सुल्तान स्ट्रॉन्ग होता है, कॉर्नवालिस इन सब चीज़ों को निपटाने की कोशिश करता है और वो सारी चीज़ों को जो भी इनके रिक्वायर्ड है वॉर करने के लिए, वो सब चीज़ों की कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं इस टाइम पीरियड में। और 1790s तक आते आते टीपू सुल्तान बोलना शुरू करता है आई एम बैक। अब देखते हैं कौन आता है हमारे सामने। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब यहां से हमारे पास टीपू सुल्तान, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने अटैक कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। कैसे? अब उसे समझिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही है कि भाई अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सोच रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसने अटैक कर दिया माहे पे, इन्होंने माहे पे कैप्चर करने के लिए कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि जो माहे है वहां पे अटैक करते हैं, उस एरिया को कैप्चर करते हैं। ठीक है, यहां से टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया आरकोट पे, क्योंकि ये चाह रहा है कि मेरा एक्सपेंशन हो जाए। और आरकोट का है कर्नाटक में, कर्नाटक में जो एरिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर करके बैठी है। तो इन्होंने अटैक कर दिया आरकोट पे, इन्होंने अटैक किया माहे पे, और यही रीजन बना हमारे पास किसका? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्योंकि इनको लगा कि भाई ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी पे क्यों अटैक कर रहे हैं, चलो देखते हैं, अब करते हैं इन पे अटैक। पॉइंट क्लियर है? अब ये चीज हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जान चुकी है कि भाई टीपू सुल्तान स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, फ्रेंच की हेल्प ले चुके हैं, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब उसको हराना अकेले के लिए बस का नहीं है। तो इसने जाके मुलाकात करनी शुरू की, किनसे? हैदराबाद से। इन्होंने बात की मराठा से। ये वही सेम चीज है, वही सेम चीज, बार बार जाएगा इनको हेल्प लेगा, बार बार जाएगा इनकी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, क्या किया क्या जा सकता है, मजबूरी है ना इस चीज के लिए। टीपू सुल्तान ने पहले क्या किया था, जब ये वॉर करने गया उससे पहले इन्होंने इनको इंक्लूड किया था कि भाई हैदराबाद और मराठास मेरे साथ आइए, हेल्प करो। ठीक है, जब ये आरकोट पे अटैक करने गया तो इसने इनकी हेल्प ली थी, मराठास की और हैदराबाद की। लेकिन बाद में जब इसने ये देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम हार रहे हैं, तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाके पीछे से और बैकिंग कर दी, जैसा पहले हमने देखा था फर्स्ट वॉर में कि हैदराबाद और मराठास को अपने अंदर कैप्चर करवा लिया था कि भाई मेरे साथ आ जाओ, आप मेरे साथ मिलिए, आप क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प ले रहे हो। इसी तरीके से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अब पीछे से गेम कर गई, हैदराबाद और मराठास को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। अब टीपू सुल्तान पूरी तरीके से अकेला। ठीक है, तो शुरू में तो ये जीतता है क्योंकि इनकी हेल्प लेता है, बाद में ये पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। तो इसको लगा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हमें ट्रीटी कर लेनी चाहिए, वॉर रोकनी चाहिए। तो ये वॉर रोकी गई और यहाँ से ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम
ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? ये ट्रीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है उस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? क्या होता है इस ट्रीटी पे? यहाँ पे ट्रीटी करवाने वाले कौन है? कॉर्नवालिस, और वो करवाते हैं श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। इसमें क्या बोला जाएगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने बोला ना, कॉर्नवालिस अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं बहुत ही पावरफुल हूं। जो यूएस में मेरे साथ हुआ है वो इत्तेफाक है, वो गलती से हो गया है। ठीक है, तो यहां पे ये जो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इसमें सबसे पहली चीज तो ये बोली गई टीपू सुल्तान से कि आपको वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? वॉर इंडेमनिटी देनी पड़ेगी। वो कितनी देनी पड़ेगी? तो बोले 3 करोड़ रुपए देनी पड़ेगी। आपने लड़ाई की क्यों? आपने अटैक करने की सोची कैसे? बोले यार ये तो कोई बात थोड़ी है, 3 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आओ, मेरे पास पैसे ही नहीं है। बोले अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है तो चलो क्या करते हैं, इनके 2 बेटे थे, दोनों को पकड़ा और अपने साथ लेके चले गए। बोले अगर आपको चाहिए कि आपके बेटे वापस मिल जाए आपको तो पैसे ले आना, बच्चे ले जाना। किडनैप कर लिए। श्रीरंगपट्टनम ये जो ट्रीटी है, देखो अभी तक हमारे पास 2 ट्रीटीज हुई, एक हुई मद्रास में, एक हुई मैंगलोर में। ये जो ट्रीटीज है ये घर में नहीं हुई, ये बाहर हो रही है, बाहर हो रही है कहीं भी। श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे फैमिली को इन्वॉल्व किया गया है। ये घर में हो रही है ट्रीटी। ठीक है, कॉर्नवालिस अपना बदला, एक तरीके से अपना एग्रेशन यहां पे शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 बेटे थे, दोनों को उठा ले गया और बोला कि भाई इनको ले जाना, अगर आपको लगे कि मेरे बेटे मेरे पास आ जाए तो पैसे दे देना, 3 करोड़ रुपए चाहिए, आप ले जाना। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई देखो हमारे पास में ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो इन्होंने अब टीपू सुल्तान को मारा क्यों नहीं? क्योंकि ये बार बार कोशिश कर रहे हैं ना मैसूर को कैप्चर करने की, तो आखिर इनको मार देना चाहिए था टीपू सुल्तान को। अब तो मौका था, तो अब मारा क्यों नहीं? तो उसके पीछे रीजन ये था, कॉर्नवालिस का दिमाग। मतलब आप पूछोगे ये क्या चल रहा है भाई, इसमें कहां से दिमाग आ गया? मारना ही तो है आगे वाले बंदे को। नहीं, क्योंकि यहां पे 2 लोग बैठे हैं, हैदराबाद, दूसरा बैठा है मराठा। बोले इनसे क्या फर्क पड़ेगा? इनसे फर्क ये पड़ेगा क्योंकि इन बंदों को ये बोल के लाया गया था कि आपको टेरिटरी दी जाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब अगर टीपू सुल्तान को, ध्यान से सुनना, अगर टीपू सुल्तान को मार दिया जाता, सपोज करो मार देते, तो क्या होता? वो एरिया पूरा खाली। पहली चीज तो लोग वहां पे जो प्रेजेंट है वो रिवोल्ट कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। दूसरी चीज, ये जो पूरी टेरिटरी है, इस टेरिटरी पे कंट्रोल करने के लिए इधर से मराठास भी टूट के पड़ते, इधर से हैदराबाद भी टूट के पड़ता, तो ये टेरिटरी किसी तरीके की नहीं बचती। अब क्या हो रहा है, अगर यदि अगर मराठास उभर रहे हैं तो इनको डिफीट करने के लिए इनके अगेंस्ट में मैसूर खड़ा हो सकता है। पॉइंट क्लियर है? हैदराबाद अगर कुछ बोलेगा तो इसके अगेंस्ट मैसूर बोल सकते हैं। अगर मार देंगे तो ये तो बचेगा ही नहीं, तो ये फ्री हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से इस एरिया को कैप्चर करेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो हमें ऐसा करना है, इनको पार्ट देना है, लेकिन वो देना है ये आपस में लड़ते भी रहे, इनकी आपस में लड़ाई भी रहे, ये स्ट्रोंग नहीं होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? इसी थॉट प्रोसेस के साथ में इन्होंने टीपू सुल्तान को मारा नहीं, जिंदा रखा कि भाई आप ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको छोड़ा जाता है। हैदराबाद इसको बोला हाँ भाई क्या चाहिए आपको, टेरिटरी चाहिए? बोले हाँ मेरे को टेरिटरी चाहिए। मराठा से पूछा आपको क्या चाहिए? बोले हमें भी टेरिटरी चाहिए। तो अब ये सोच रहे कि टेरिटरी देनी है, लेकिन वो टेरिटरी देनी है जो किसी काम की भी नहीं है। एक तो होता है फर्टाइल लैंड दे दो, मान लो किसी को फर्टाइल लैंड दे दोगे आप,
तो क्या होगा, वहां से रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। किसी को खुश करो सिर्फ कि बेटा मैं तेरे को तेरे लिए गिफ्ट लेके आओ, और ले जाके एक छोटी सी 1 रुपये वाली टॉफी दे दो, वो खुश का खुश भी हो गया कि टॉफी भी मिली है। एक 100 रुपए की चॉकलेट लेके दे दो उसको, खुश तो वो उसमें भी हो रहे हैं, खुश वो इसमें भी हो रहे हैं। तो आप क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? वही सेम चीज यहां कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। इन्होंने कहा कि इन दोनों को टेरिटरी चाहिए, लेकिन इनको ऐसी टेरिटरी दो जो बिल्कुल खत्म है। तो सबसे पहले इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो लड़ाई हमने की है, थोड़ा सा हमें टेरिटरी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि देखो मेरे को चाहिए 12 महल। कौन सा? 12 महल। दूसरा इन्होंने कहा डिंडीगुल, डिंडीगुल। इन्होंने कहा मालाबार। जितने भी बड़े एरियाज थे, जितने भी फर्टाइल लैंड थी, जो भी कोस्टल एरियाज थे, उन सभी पे कैप्चर कर लिया इन्होंने। इन्होंने कहा देखो ये हमारा, भाई बड़े तो हम हैं। बोले ठीक है यार कोई बात नहीं, हमें तो टेरिटरी चाहिए। दूसरे आए ये मराठास के पास, बोले हाँ भाई आपको भी चाहिए? बोले हाँ हमें चाहिए। चलो ठीक है आपको देते। इन्होंने तुंगभद्रा रिवर वाला जो रीजन है, इनको वो टेरिटरी दी कि ये लो आप आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ते रहोगे। उधर हैदराबाद से बोला कि आपको भी टेरिटरी चाहिए? बोले हाँ हमें भी टेरिटरी दे दो यार। तो इन्हें कृष्णा रिवर के ऊपर वाला जो दोआब रीजन है वो दे दिया, ये लो आप ये ले जाओ, इसके बियॉन्ड जो आपका एरिया है वो आप ले जाइए। एक इनकी टेरिटरी में पड़ रहा है, एक इनकी टेरिटरी में पड़ रहा है, दोनों अपोजिट चल रहे हैं। अब आपस में लड़ना शुरू कर देंगे कि भाई तू मेरे पार्ट में आ गया, भाई तू मेरे पार्ट में आ गया। इनको आपस में वो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई होती है ना, उसी में धकेल दिया। ठीक है, तो इस तरीके का पार्ट हमें देखने को मिलता है इस ट्रीटी में, जहां हम बात करते हैं कि कैसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कंक्लूड हुआ उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। ये सारा खेल किसका चल रहा है? कॉर्नवालिस का। सारा खेल करने वाला कौन है? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हम देखेंगे कि अब ये क्या करेंगे अगले पार्ट में, जहां पे पूरी तरीके से मैसूर की कमर तोड़ देंगे और मैसूर को वडियारों के कंट्रोल में ले जाएंगे, वडियारों को जाके सौंप देंगे। क्यों? वो चीज़ समझते हैं, और वो हम देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, जहां से हम देखते हैं 1799 में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अब देखो 1792 से ये जो पीरियड है 7 साल, ये टीपू सुल्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल पीरियड है। क्यों है? सबसे पहली चीज तो ये है, टीपू सुल्तान इस पीरियड में क्या कर रहा है? पैसे कलेक्शन। इसको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई 3 करोड़ रुपए कलेक्ट करने हैं, इसके बेटे छुड़वाने हैं। बेटे किसके कंट्रोल में है? वो तो ब्रिटिशर्स के, कॉर्नवालिस उठा ले गए, उनको छुड़वाना भी जरूरी है, तो उसके लिए पैसे कलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी चीज़, टीपू सुल्तान अब सोच रहा है कि भाई मेरे को स्ट्रॉन्ग भी होना है, उसके लिए क्या करूं? तो ये फ्रेंच की तरफ देखते हैं, और फ्रेंच में इसने देखा फ्रांस में रिवोल्ट हो रहा है, रिवॉल्यूशन आ रहा है, जहां पे नेपोलियन निकल रहे हैं। वैसे ही नेपोलियन के साथ अगर हम बात करें तो जैकोबियन करके एक ग्रुप है, वो ग्रुप में शामिल हो रहा है, वहां जाके कह रहा है कि मैं आप ही का पार्ट हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ताकि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिशर्स है उनको बाहर निकाल सके, हम मेरी उसमें हेल्प करो। तो ये उनके साथ में हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटरनेशनली जाके बात कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहां से लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। इस तरीके की प्रोसेस चल रही है। वो लेटर लिखने लग रहे हैं। ठीक है, ये लेटर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो ये चल रहा है टीपू सुल्तान की तरफ से। वही दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का थॉट प्रोसेस समझना। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का थॉट प्रोसेस समझिएगा। ये बहुत दिमाग लगा के चल रहे हैं। कहने को ऐसा था कि कंपनी इंडिया में चल रही है, लेकिन सारा खेल पार्लियामेंट से चल रहा है, ब्रिटेन पार्लियामेंट से। कैसे? देखो, यहां पे गवर्नर्स आएंगे, वो एक स्पेशल पर्पज से आएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं कॉर्नवालिस आया, इसको बोल दिया गया था कि आपको निपटा के आना है,
जो भी प्रोसेस होगी उसको निपटा के आने हैं। इसके बाद अगला बंदा आया जिसका नाम है जॉन सॉर। जॉन सॉर, समझना ये कैसा बंदा है, ये बिल्कुल पीस वाला है, पीस। इसको कोई मतलब नहीं है, इसे बोला गया था, एक्चुअल में इसको बोला गया था कि भाई तेरे को क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, तेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करने हैं। मतलब ये उस तरीके का काम करेगा। एक बंदा ऐसा आएगा जो बिल्कुल बिल्कुल एग्रेशन शो करेगा ही नहीं, जो कहेगा जो हो रहा है जाने दो। जैसे सामने से, अगर सामने से कोई कुत्ता निकल के गया है और बगल में खड़ा है बंदा, उसने बोल दिया, अगर वो आपसे स्ट्रांग है, पावरफुल है, उसने बोल दिया कि ये तो गधा था, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ हाँ ये गधा ही था, गधा था, गधा गया है इधर से। आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, जबकि आपको पता था वो तो कुत्ता था, लेकिन फिर भी आपको हाँ हाँ ये तो गधा था, मैंने भी देखा है वो तो गधा था, और वो होची 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 ऐसे करते हुए गए, बोलना पड़ेगा। इनके यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर ऐसा आ रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऐसा अपॉइंट कर रहे हैं जो बहुत हाईली एग्रेसिव है, हाईली एग्रेसिव, ऐसा नेचर देखने को मिलेगा। और दूसरा ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें होगा ही नहीं, नील, उसमें एग्रेशन होगा ही नहीं। वैसे ही फिर उसके बाद आएगा बहुत हाई एग्रेशन वाला, फिर आएगा लो एग्रेशन वाला, इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जॉन सॉर आया, इसको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे शांति दिखानी है, कुछ हो रहा हो आपको इग्नोर करना है। जॉन सॉर को सारे के सारे लेटर, जितने भी लेटर ट्रांसफर हो रहे थे, जितने भी फॉरेन में लेटर ट्रांसफर हो रहे थे, चाहे वो अफगानों से हो, चाहे वो तुर्किश से हो, चाहे वो फ्रेंच से हो, कोई भी लेटर ट्रांसफर हो, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, एकदम शांत, जैसे बैठा है ना वैसे देख रहे हैं बस कि हाँ इधर से लेटर उठ के उधर जा रहे हैं, इधर से बातें उधर जा रही है, कोई लेना देना नहीं है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं है इसको। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है यहां से कि भाई ये सारी चीजें देखे जा रहे हैं, बस इग्नोर कर रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं। अब इसके बाद आता है हमारे पास में ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है। इसके बाद हमारे पास अगले बंदे को भेजा गया, वेलेस्ली को, ठीक है। वेलेस्ली को बोला गया था कि भाई देखो नेपोलियन उधर से उभर के आ रहा है, वो पूरी दुनिया पे अपना कंट्रोल बनाना चाह रहा है, पूरी दुनिया पे कंट्रोल बनाना चाह रहा है। आपको टारगेट दिया जा रहा है, आपका काम है दुनिया में कुछ भी हो भले ही, सिर्फ आपका ये काम है इंडिया की टेरिटरी हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। वेलेस्ली को क्या बोल दिया, क्लियर कट इसको एडवाइस थी कि इंडिया की टेरिटरी हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। आपको जो करना है फ्री एंड हो, आप जो करना है वो कीजिए। टीपू सुल्तान क्या कर रहा है हमें कुछ नहीं सुनना, आपका काम है टारगेट करो, खत्म करो, ठीक है। इसी थॉट प्रोसेस से वेलेस्ली आता है, और वेलेस्ली को क्योंकि इसको पूरी पता था, इंफॉर्मेशन थी कि लेटर ट्रांसफर हुए, इस तरीके का काम चला है, तो इसने आते ही सबसे पहले जिनको एनेक्सेशन कर रखा था, जो अपने कंट्रोल में ला रखे थे, जिनके साथ में इन्होंने बोला था कि भाई देखो ट्रीटी के अंडर आप हमारे साथ में काम करोगे, हमारे साथ में बैठोगे, इस तरीके से उसने नाम चेंज किया और उसने बोला सब्सिडरी अलायंस करते हैं हम, नाम चेंज किया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या है वो हम जब वेलेस्ली पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से की गई, क्या क्या इसमें स्टेप्स थे, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या इसमें पॉइंटर्स बोले गए, वो वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये समझना है सब्सिडरी अलायंस की कि आज से जो भी बंदा जो हमारे कंट्रोल में है उन सब के सामने एक ब्लैंक लेटर दिया इस तरीके से, उसमें मेंशन करवा दिया कि हाँ भाई आप अपने यहाँ पे साइन कर दो, और ये है एक लेटर जिसका नाम है सब्सिडरी अलायंस। बोले इनमें क्या होगा, बोले वो सब हम भरेंगे, आप टेंशन मत लो, आप साइन करके दे दो कि कौन कौन बंदा है जो हमारे अंडर सब्सिडरी अलायंस करना चाहता है। हैदराबाद के निज़ाम उठे, हाँ 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 हम करना चाहते हैं। कर्नाटक बोला हाँ 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 हम करना चाहते हैं। इस तरीके से इन सब को अपने कंट्रोल में ले लिया। मैसूर ने हाथ उठाया, हम राजी नहीं हैं, हम ये सब्सिडरी अलायंस नहीं करेंगे।
कुछ हो जाए हम आपके साथ सब्सिडरी अलायंस नहीं करेंगे। बल देख लो, सोच लो, हम आपके साथ में फिर दोबारा से एक बारी मौका देते हैं। आप करना चाहते हो, बोले नहीं करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, हम आपके सामने वॉर करेंगे। यहां से होती है हमारे पास में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में, ठीक है, 1799, और इसमें पूरी तरीके से तहस नहस किया गया, पूरी तरीके से मैसूर को खत्म किया गया, बर्बाद किया गया, और यहां से टीपू सुल्तान की डेथ हुई, टीपू सुल्तान को मारा गया। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें पूरी तरह से इन्होंने मैसूर पे अपना कंट्रोल बनाया। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसा बोला जाता है कि जब जिस केव में इनकी जो डेथ होती है टीपू सुल्तान की, इस तरीके से इतनी बहादुरी से वो लड़े कि उनके मरने के 2 से 3 घंटे के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जिस केव में गोला मार के, गोला दाग के वहाँ पे उनको मारा गया था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसमें जाके उनको उठा के ले आए। क्यों? क्योंकि जब ये एंटर कर रहे थे तो वहाँ पे एक ऐसी इमेज बना रखी थी, एक टाइगर की वो उसने मूर्ति बना रखी थी, जिसने गले से यहाँ से ब्रिटिशर, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बंदा है, इस तरीके से एक मूर्ति बना रखी थी या स्केच बना रखा था, और वो मिला जहाँ पे एक टाइगर गले को पकड़ के, ठीक है, अपने मुंह में दबा के खड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को। तो उनको लगा कि टीपू सुल्तान अभी भी जिंदा है और वो मार देगा अगर आप अंदर गए तो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से कि अब यहाँ पे क्या किया जाए या तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए, या अगर खुद को बिठा लेंगे तो जो लोग होंगे यहाँ के वही इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, रिवोल्ट हो सकता है इनके अगेंस्ट। तो इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा नहीं करते हैं, हम नहीं बैठेंगे, हम यहाँ पे ऐसी डायनेस्टी को बिठाएंगे जो हमारी पपेट होगी, कठपुतली हो हमारी। तो इन्होंने यहाँ पे वडियारों को, वडियार डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे अपने रूल को इस्टेब्लिश कीजिए, यहाँ पे संभालिए, हम आपको यहाँ पे बिठाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं वडियार यहाँ पे आके दोबारा से इस्टेब्लिश करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे यही रीजन है जहाँ से वेल्लोर म्यूटिनी देखने को मिलेगी 1806 में, यहाँ से निकल के आएगी। बाद में हम देखेंगे ये सारी की सारी तलवार है वो विलियम बेंटिक के कंधे पे जाके गिरती है कि भाई आपके क्या हो रहा है इस रीजन में, आप ये इस तरीके की म्यूटिनी जो होने लग रही है, आप कौन रिस्पॉन्सिबल इन सब का। तो इस तरीके की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। बाद में हम देखेंगे कि वडियार धीरे धीरे ये 30 साल तक, करीब 30 ईयर्स तक अपने रूल को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी 1831 में कि ये तो भाई क्या नाम है उसका, हमें पैसा कलेक्शन करके दीजिए। इनको वडियारों पे प्रेशर डालना शुरू करेंगे कि हमें पैसा कलेक्शन करके दीजिए और पैसा लेके आइए। तो वडियार प्रेशर डालना शुरू करेंगे नीचे फार्मर्स पे कि फार्मर्स को बोलेंगे कि और टैक्स दीजिए, और टैक्स दीजिए, आपको पैसा देना है, पैसा पे कीजिए। अब कहाँ से लेके आए पैसा, इसीलिए फार्मर्स का रिवोल्ट होता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाद में वडियारों को हटा दिया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेगी। फिर बाद में फिर देखेंगे कि जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं भाई इनको रहने दो, ये बेचारे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आपके सामने किसी तरीके का रिवोल्ट नहीं करेंगे, आपको किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं करेंगे, आप इनको दोबारा से इस्टेब्लिश करो। फिर दोबारा से हम देखते हैं लॉर्ड रिपन के टाइम में दोबारा वडियार डायनेस्टी यहाँ पे दोबारा आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं मैसूर के बारे में, जहां कंप्लीट एनेक्सेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? आई होप आपको पूरा टॉपिक मैसूर का समझ आ गया, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें समझ आ गई, और साथ में आपको वीडियो भी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।